नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी R3B का। जी हाँ दोस्तों, और मैं बिल्कुल सरल तरीके से जीएसटी R3B का पूरा बेसिक आपको बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी तक आपने जीएसटी R3B का रिटर्न कभी नहीं फाइल किया है और जीएसटी R3B की रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बार में पूरा जीएसटी R3B का बेसिक समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, जब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी R3B का रिटर्न फाइल करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जीएसटी R3B का दिख रहा है। अब इस पर आपको जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जीएसटी R3B हमेशा प्रिपेयर ऑनलाइन ही तैयार करना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने अब ओपन हो गया जीएसटी R3B का टेबल। इसमें 6 टेबल है। कौन कौन सी? 3.1, 3.1.1, 3.2, टेबल नंबर 4, 5, 5.1। सिर्फ ये 6 टेबल हैं और इन्हीं 6 टेबल को हमें समझना है। अगर इन 6 टेबल का पूरा बेसिक पूरा मतलब हम समझ जाते हैं, फिर तो जीएसटी R3B में कुछ बचा ही नहीं। हम 2 मिनट में सिर्फ जीएसटी R3B फाइल कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें इसका पूरा मतलब समझना होगा। और दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मुझे जो लगता है कि जीएसटी R3B की रिटर्न जीएसटी में सबसे सरल रिटर्न है। कुछ लोगों को जीएसटी R3B का रिटर्न कठिन लगता है, यहाँ तक कि वो जीएसटी R1 फाइल कर लेंगे आराम से, उसको फाइल कर देंगे, उसमें उनको कोई डर नहीं लगता। लेकिन जीएसटी R3B नहीं फाइल करते। जीएसटी R3B से क्यों डरते हैं? उनको लगता है कि जीएसटी R3B में हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, में टैक्स का एडजस्टमेंट करना होता है, कहीं कोई गलती हो जाए, इसकी वजह से जीएसटी R3B उनको टफ लगता है। लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको जीएसटी R3B का एक टेबल का पूरा बेसिक बता दूंगा। एक बार जब आप बेसिक समझ जाओगे ना, फिर जीएसटी R3B आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। और दोस्तों जीएसटी R3B में अपने को करना क्या है? जीएसटी R3B में तो सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिक आता है। कहां से? जीएसटी R1 से, जीएसटी R2B से। ये तो बिल्कुल रेडी रहता है, पूरा समरी तैयार रहता है। जब भी हम जीएसटी R3B फाइल करेंगे, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा एक बार चेक करना है, और जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जिस मंथ का हम जीएसटी R3B फाइल करेंगे, उस मंथ में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना सेल हो रखा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, आय जीएसटी कितना है, सी जीएसटी कितना है, कितना इनपुट है, सारा कुछ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हम समरी तैयार कर लेंगे, वर्किंग कर लेंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे जीएसटी R3B पर। इसके बाद हम एक एक टेबल को अब समझ रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं क्या? 3.1। 3.1 इसमें क्या है? टैक्स ऑन आउटवार्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवार्ड सप्लाई। इसमें सिर्फ आपको आउटवार्ड की सप्लाई देनी है। अब यहां देख लीजिए, जीएसटी R3B में जो ऊपर की 3 टेबल आपको दिख रही है, कौन सा? 3.1, 3.1.1 और 3.2। ये तीनों टेबल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। और जो नीचे की 3 टेबल दिख रही है, जैसे जो 4 नंबर टेबल आईटीसी, इसमें हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसका इसमें हमें डिटेल देना होता है। और 5 में भी इनवार्ड सप्लाई का ही है। और 5.1 जो इंटरेस्ट, लेट फीस, इन सब का है। तो हमें समझना सबसे पहले 3.1। जब हम 3.1 को ओपन करेंगे तो हमारे सामने देखिए ये ओपन हो गया 3.1 का टेबल। क्या है? 3.1। और 3.1 में कौन कौन से कॉलम है? A, B, C, D, E, इतना है। और यहां पर जो है पहले से ही जीएसटी R1 से सारा डेटा यहां आ जाएगा। और आपने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का समरी तैयार किया है, जो वर्किंग आपने किया है, अगर
वह वर्किंग आपकी, वह अमाउंट आपका यहाँ मैच हो जाता है। इसका मतलब आपने सही तरीके से पूरा सेल अपने जीएसटी R1 में दिखाया है और वही अमाउंट आपकी अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में है और वही अमाउंट आपके जीएसटी R3 में आ रहा है। अगर सब कुछ ओके है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हम सब बेसिक समझ लेते हैं कि किस टेबल में कौन सा अमाउंट आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अगर ऑटोमेटिक यहाँ अमाउंट अपने आप आ रहा है और हमें इसका बेसिक ही नहीं पता हो। हमें बेसिक पता होना चाहिए ना कि कौन सा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए अगर जीएसटी R1 में हमसे कोई इनवॉइस छूट भी गई है और हम जब 3 भी तैयार कर रहे हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलता है कि ये अमाउंट जो है जीएसटी R1 में दिखाने से रह गया है। लेकिन अगर हमें टाइम से पता चल गया है तो हम जीएसटी R3 में उसको दिखा के उसका टैक्स पेमेंट कर देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जीएसटी R3 में कौन सा अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, किस टेबल में जाएगा, उसका क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको बेसिक ही बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले जो 3.1 का जो टेबल ओपन किया है, इसमें सबसे पहला कॉलम कौन सा है? ए में क्या है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। इतना ध्यान रखना, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अब इस ए में जितना आपने टैक्सेबल सप्लाई किया है, यानी कि जिस पे आपको टैक्स पेमेंट करना होगा, कितना भी परसेंट, 5%, 12%, 18%, जो भी टैक्स रेट, कुछ भी टैक्स रेट उस पर लगता हो, इस तरीके से जो सप्लाई है आपके वो ए में आएगा। देखिए यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और उसके बाद कितना आई जीएसटी, कितना सी जीएसटी, एस जीएसटी, सारा यहाँ पर आ जाएगा। और लेकिन ये आएगा कहाँ से? जीएसटी R1 से। जीएसटी R1 में, जीएसटी R1 का भी मैं दिखाता हूँ। जीएसटी R1 आपने जो टैक्सेबल सप्लाई थी कहाँ कहाँ दिखाई थी आपने? या तो इसमें B2B वाली इनवॉइस होगी, इसमें दिखाया है, B2C में दिखाया है, B2C अदर्स में दिखाया है। टैक्सेबल सप्लाई इसी में आपने दिखाई थी ना। तो यहाँ इसमें और इसमें 4A में, 5 में, 7 में, इसमें आपने जो भी सप्लाई दिखाई सब टैक्सेबल सप्लाई है। यहाँ पर आपने जो अमाउंट दिखाया है वह अमाउंट आपके जीएसटी R3 के कहाँ में आ जाएगा? ए वाले में। क्लियर हुआ? आउटवर्ड सप्लाई जो कि टैक्सेबल सप्लाई आपकी है ए वाले में आएगा। अब सेकंड क्या है? बी, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। ध्यान देना, जीरो रेटेड जो 3.1 का बी है, तो ध्यान से समझना इसमें क्या आएगा। यहां पर कुछ लोगों का क्या सोचना होता है कि जीरो रेटेड मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसपे टैक्स लगना ही नहीं है, जीरो रेटेड हो, ऐसा अगर कोई सप्लाई करते हैं तो बी में दिखा देते हैं। लेकिन बी में जो है, ध्यान रखना 3.1 के कॉलम बी में जो यहाँ जीरो रेटेड वाला है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट की सप्लाई, या तो आपने एक्सपोर्ट किया है या तो SEZ को सप्लाई किया है, बी वाले कॉलम में सिर्फ वही आएगा। और ये कहां से आएगा? आप इसकी भी डिटेल तो जीएसटी R1 में दिखाते हो। जीएसटी R1 में कहां दिखाते हो? तो जो आपने एक्सपोर्ट किया है तो जीएसटी R1 में उसको दिखाओगे कहां? 6A में। देखो जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है, 6A में एक्सपोर्ट इनवॉइस है, यहाँ भी अपनी सेल तो आप दिखाओगे जीएसटी R1 में। और यहाँ पर दो तरीके की सेल होगी आपकी, एक तो विदाउट टैक्स पेमेंट वाला होगा, या तो टैक्स पेमेंट के साथ आपने सेल किया है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो, एक तो विदाउट जीएसटी पेमेंट, एक तो विद जीएसटी पेमेंट। तो आपने जो 6A में डिटेल दिया हो, 6A से वो डिटेल आ जाएगी यहाँ कहाँ? ए बी में, जीरो रेटेड वाले में। आपने एक्सपोर्ट जो भी किया है विदाउट जीएसटी पेमेंट या विद जीएसटी, आपने जीएसटी R1 में पहले ही सब कुछ डिटेल दे दिया है, तो वहीं से ये डिटेल यहाँ आ जाएगा 3.1 के बी में। ए और बी तो क्लियर हो गया। ए में आपने जो भी टैक्सेबल सप्लाई की है ए में आएगा, ठीक है। और बी में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट किया आपने या SEZ सप्लाई किया बी में। अब यहाँ सी में, सी और ई,
पहले हम सेल्स को समझ रहे हैं। सी और ई, टी को अभी बाद में देखते हैं। सी और ई, सी में क्या है, अदर आउटवार्ड सप्लाई, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सी में, और ई में नॉन जीएसटी आउटवार्ड सप्लाई। अब यहां पर डिटेल कहां से आएगी, यहां पर डिटेल आपका जो जीएसटी R1 का है, देखो टेबल नंबर 8 है। 8 में आपने नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिखाई है। ध्यान रखना है, जब आप इसको ओपन करोगे यहां आपको जीरो रेटेड नहीं मिलेगा, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी इतना आइटम मिल जाएगा। यहां जीरो रेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां, 8 में। तो 8 में जो आपने सेल दिखाया है, 8 में जो सेल दिखाया है वह सेल आपके जीएसटीआर 3B में कहा, या तो सी में, अगर नील रेटेड एग्जेम्प्टेड दोनों सेल है तो सी में पूरा दोनों का इकट्ठा होके आ जाएगा, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। अगर नॉन जीएसटी है, जिससे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की कोई सेल है, तो ई में आ जाएगा। ए बी सी ई, ये सिर्फ आपके आउटवार्ड की डिटेल हो गई, और ये सब जीएसटी R1 से उठ कर यहाँ आ रहा है। और मैंने आपको यह भी दिखा दिया कि जीएसटी R1 में कहाँ का डाटा कहाँ इसमें आएगा। अब बच गया डी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब इसमें क्या है, ए डी जीएसटी R1 से उठकर आपका नहीं आएगा। इसमें आपको जो लायबिलिटी आपको दिखानी है रिवर्स चार्ज, जैसे मान लीजिए नॉर्मल तौर पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर हमें रिवर्स चार्ज में 5% जीएसटी पेमेंट करना होता है। तो अगर इस तरीके के हमने कोई सप्लाई लिया है जिसके ऊपर हमें आरसीएम पेमेंट करना है, उस तरीके की सप्लाई को आप इसमें दिखाओगे, कहां, डी में। और डी में जो आप दिखाओगे यह भी आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा डी में। लेकिन ये इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है वह अमाउंट आप डी में दिखाओ। दोस्तों 3.1 का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए में से सीधा सीधा जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है दिखा दो। बी में ध्यान रखना, सिर्फ अगर आपने एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड को सप्लाई किया है तो बी में आएगा। सी में नील रेटेड एग्जेम्प्टेड दोनों का इकट्ठा जोड़ के सी में। ई में नॉन जीएसटी सप्लाई ई में। और डी में जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना है वह अमाउंट यहां दिखा दो, और जो लायबिलिटी यहां आएगा वो आपको कैश में पेमेंट करना होगा। क्लियर हुआ 3.1 का। और ये आया कहां कहां से, मैंने आपको जीएसटी R1 में भी दिखा दिया, वहां का डेटा कैसे यहां पर आएगा। जीएसटी R1 में कौन कौन सा डेटा यहां पर आएगा। 3.1 तो क्लियर हो गया। अगला कौन सा टेबल है, 3.1.1। हाँ, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। आइए देखते हैं 3.1.1। यह थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अभी पहले तो क्या था, यहां अपने को डिटेल देना पड़ता था। अभी क्या है, अब आपने जीएसटी R1 में जो डिटेल दिया ना, 3.1.1 भी जीएसटी R1 से ही आ जाएगा। अब ये कहां से आएगा, इसके लिए जो अभी जीएसटी R1 में जो दो नई टेबल आ गई थी, कौन सी टेबल, 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल। 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल में जो डेटा यहां आप देंगे ना, 14 नंबर टेबल में या 15 नंबर टेबल में, यहां का डेटा आपका सीधा कहां आएगा, यहां आएगा 3.1.1 में, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अब इसको मैं दोस्तों, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना रखा है, किस पे, जीएसटी R1 के सिर्फ इन दो टेबल पे, 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल। सिर्फ इन्हीं दोनों टेबल पे मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बना रखा है कि टेबल में किस तरीके से किसको क्या दिखाना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको देख लेना। 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल किसका, जीएसटी R1 का। तो 14 नंबर टेबल में कौन सी सप्लाई आप दोगे, 14 नंबर टेबल में तो वही सप्लाई आप जाएगी जो कि मान लीजिए आपने किसी ई कॉमर्स के प्लेटफार्म पे सेल किया है। आपने जो भी सेल ई कॉमर्स के प्लेटफार्म पे किया है
वह 14 नंबर में जाएगी। और ध्यान रखना 14 नंबर में ई कॉमर्स दो तरीके के हैं, एक तो टीसीएस वाले हैं, एक तो टीसीएस वाले हैं, लेकिन यहाँ टीसीएस वाले का नहीं, यहाँ पर जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो है उनकी बात हो रही है। अगर आपने 14 नंबर टेबल में जो डिटेल दिया है, आपने जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पर सेल किया है, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होते हैं तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन आपको उस सेल को कहां दिखाना है, आपको उस सेल को जीएसटी R1 के 14 नंबर टेबल में दिखाना है। आपने अगर उस तरीके के सेल को 14 नंबर टेबल में दिखाया और फिर वह जीएसटी R3B के इसमें आ जाएगा, 3.1.1 के सेकंड वाले में आएगा। आपने जो 14 नंबर टेबल पे दिखाओगे ना, वह यहाँ आएगा सेकंड में। अब देखिए, आपको तो उस पर टैक्स भरना ही नहीं है, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आ जाएगी, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होते हैं। क्या देखो, टैक्स का ब्लॉक हो रखा है, टैक्स लायबिलिटी आएगी नहीं। और जो ये है 3.1.1 का फर्स्ट है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। और वो कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होते हैं, और उनको भरना होगा जीएसटी R1 का टेबल नंबर 15। जीएसटी R1 का टेबल नंबर 15 में जो डिटेल वो देंगे वो कहां पर आएगा, 3.1.1 जीएसटी R3B में फर्स्ट में। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? जो जीएसटी 3B में 3.1.1 का जो फर्स्ट का कॉलम है, इसके लिए है, क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर होते हैं। और इनको जो इस तरीके के ई कॉमर्स होंगे ना, इनको दो जगह मेंटेन करना होगा। एक तो ये सेल कौन से सेल दिखाएंगे, यहाँ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर हो रहे होंगे, यहाँ पर जो सेल दिखाएंगे वो 3.1.1 के फर्स्ट में, यहाँ पर वह सेल दिखाएंगे जो कि वो किसी, मतलब आपने जैसे उनके प्लेटफॉर्म पे सेल किया और आपका माल उन्होंने सेल किया, उस तरीके की सेल वो दिखाएंगे इस कॉलम में। और डायरेक्ट उन्होंने जो अपनी दुकान का सेल किया है नॉर्मल तौर पे, वो उनको दिखाना पड़ेगा कहाँ, इसमें आउटवर्ड सप्लाई में। जो उन्होंने खुद का माल सेल किया है उस तरीके की सेल को दिखाएंगे किसमें, इसमें 3.1 के ए में, टैक्सेबल सप्लाई जो भी है। और उन्होंने जैसे मान लीजिए आपने उनका प्लेटफॉर्म यूज किया और आपके गुड्स को उन्होंने सेल किया, अगर उस तरीके के सेल उन्होंने किया है कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो उसको दिखाएंगे इसमें फर्स्ट में, 3.1.1 के फर्स्ट में। और आपने अगर आपने जो सेल किया है, आपको कहाँ दिखाना है, आप 14 नंबर कॉलम में दिखाओगे, टेबल नंबर 14 में जीएसटी R1 के, और वहां का डेटा आपका जीएसटी R3B में 3.1.1 के सेकंड में आ जाएगा। 3.1.1 का मतलब समझ गए। 3.1.1 जो फर्स्ट है इसके है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में आते हैं। और ये जो सेकंड वाला कॉलम है, आपने अगर इनके प्लेटफॉर्म पर गुड्स सेल किया है जो अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में आते हैं, वह अमाउंट यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक का मैटर क्लियर, कहाँ तक का, 3.1 3.1.1। अब अगला है 3.2। 3.2 भी आपका सेल्स का है। अब 3.2 को देखते हैं। 3.2 का दोस्तों मतलब, यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आप दिखाएंगे ना, इससे आपकी ना तो टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही आपका टैक्सेबल अमाउंट बढ़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्टिंग पार्ट है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिपोर्ट करना है, और यह भी जीएसटी R1 से आ जाएगा। रिपोर्टिंग क्या है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है और स्टेट के बाहर, तो आपको किस स्टेट में कितना अमाउंट का सेल था, कितना टैक्सेबल अमाउंट था, वह दिखा देना है। अगर आपने किसी कंपोजिशन टैक्स पर्सन को सेल किया है, उसका रिपोर्टिंग यहाँ कर देना है। अगर आपने किसी UIN होल्डर को सेल किया है, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ कर देना। सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। इसका रीजन क्या है, एक गवर्नमेंट खुद अपने लिए करवाती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो IGST होता है, IGST में
सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का हिस्सा होता है। तो IGST में से ना दोनों का बंटवारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा सेंट्रल के पास जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है स्टेट के बाहर जो IGST, तो उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर देना है, जिससे कि डिपार्टमेंट को उनको IGST को डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने अपने लिए मांगा है। यहाँ पर जो भी आपका रिपोर्ट आएगा ना, इससे आपके टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपने टेबल 3.1 के ए में दिखाया टैक्सेबल सप्लाई वहां पे है, लेकिन यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ आपको रिपोर्ट कर देना है अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है अपने स्टेट से बाहर, तो आपको इसमें डिटेल दे देना है। कंपोजिशन टैक्स सप्लाई की है तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने उसको सेल किया है तो उसकी डिटेल यहाँ दिखा देना। अगर UIN होल्डर को सेल किया है तो उसकी डिटेल यहाँ। तो यहाँ तक का मैटर क्लियर। 3.1, 3.1.1, 3.2। दोस्तों अगला क्या है, टेबल नंबर 4, इसका GSTR3B का ITC। और ITC का भी आपका टेबल अपने आप भरा हुआ रहेगा। यहाँ डाटा कहाँ से आएगा, यहाँ का डाटा आएगा आपका GSTR2B से। अब हम टेबल नंबर 4 को ओपन करते हैं। ITC का टेबल 4 ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में तो आपको इनपुट IGST मिलेगा, तो IGST यहाँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसकी डिटेल यहाँ। इनवार्ड की यहाँ ITC की बात हो रही है, तो टेबल 4 का ए है। ए में क्या, फर्स्ट में इंपोर्ट ऑफ गुड का ITC यहाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस उस पर जो ITC बनता है यहाँ, और 3 में इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। आपने जो रिवर्स चार्ज पेमेंट किया था, रिवर्स चार्ज का जो इनपुट आपको क्लेम करना है, आपने एक बार तो लायबिलिटी दिखाई, पेमेंट किया, और उसका जो इनपुट आपको क्लेम करना है रिवर्स चार्ज का, अब IGST हो, CGST हो, SGST हो, उसका इसमें इनपुट आएगा। यहाँ पर 4 में क्या है, इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, पर मैंने सेपरेट एक वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ इनपुट है जो ISD से आया हुआ है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आया है, तो उसका यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑल अदर ITC, इसके अलावा जो भी आप कोई एक्सपेंस है, जो भी आप लोकल परचेज कर रहे हो, स्टेट से बाहर परचेज कर रहे हो, स्टेट के बाहर से परचेज कर रहे हो, मतलब जो भी आपका नॉर्मल इनपुट सबको छोड़कर बाकी सारा आपका आ जाएगा कहाँ, ऑल अदर ITC में, 5 नंबर। अब यहाँ ए में 1 से लेकर 5 तक आपका ITC आ गया। अब यहाँ टेबल जो कॉलम 5 है, यहाँ पर आपका टोटल ITC जो आपके GSTR2B में दिख रहा है, भले ब्लॉक ITC क्यों ना हो, वह भी यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा। यहाँ पर समझ में आ गया। अब जो बी है, बी में आपको रिवर्स करना होगा। अब बी में 2 तरीके के रिवर्स हैं। एक रिवर्स ऐसा है कि परमानेंट रिवर्स कर देना है, उस ITC को एक बार आपने रिवर्स कर दिया तो दोबारा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। वह क्या है, एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल, या सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक ITC है। इस तरीके की अगर कोई ITC है, ऐसी ITC है जिसको आपको हमेशा के लिए वापस कर देना है, तो बी के फर्स्ट में आपको एंट्री कर देना है। और यहाँ बी का सेकंड अदर्स में, इसमें भी रिवर्स हो रहा है। इसमें इस तरीके की ITC रिवर्स होगी जो कि आपको करंट मंथ में तो रिवर्स करना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में या आगे चलकर आपको उसको रिक्लेम करना होगा। उस तरीके की ITC आपको बी के सेकंड में रिवर्स करना होगा। अब जो सी वाला है, यहाँ नेट आ जाएगा, जो आपका टोटल इनपुट आया था ए में और आपने जो बी में रिवर्स किया, तो ए माइनस बी जो सी में नेट ITC आपका यहाँ आ जाएगा।
अब नीचे क्या है, डी वाला, डी में फर्स्ट है। अब डी के फर्स्ट में जो दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने इस मंथ में कोई आईटीसी रिवर्स किया है अदर्स में, एक बार आपके टोटल इनपुट में आ गया हो, में ऑल अदर आईटीसी में एक बार तो आ गया है 2B में, लेकिन आपने उसको अदर्स में रिवर्स कर दिया, ठीक है। लेकिन आप नेक्स्ट मंथ में जब आप उसको रिक्लेम करोगे तो आप कहाँ दिखाओगे, यहाँ एंट्री कर दोगे। जब यहाँ एंट्री कर दोगे फिर तो ऐसा लगेगा कि आपने GSTR 2B से ज्यादा ले लिया, इसलिए उस जो आप यहाँ एडिट करोगे ना, यहाँ एंटर करोगे, उस अमाउंट को आपको यहाँ दिखा देना होगा। कहाँ, डी के फर्स्ट में आईटीसी रिक्लेम्ड, मतलब आपने आईटीसी रिक्लेम किया हुआ है उसका पार्ट यहाँ पर दिखा देंगे। और जो डी का सेकंड है, जो इनएलिजिबल आईटीसी है या जो टाइम बॉन्ड हो जाता है या प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो रूल्स है उसमें जो आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते वह इसमें जाएगा। दोस्तों यह तो हो गया आईटीसी का टेबल 4। अब क्या बचता है, इसके बाद आपका ये टेबल 5 है। इसमें अगर आपने कुछ इनवार्ड सप्लाई लिया है, किससे, फ्राम में सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑयल से कुछ परचेज किया है या एग्जेम्प्ट आइटम परचेज किया है, नील रेटेड सप्लाई परचेज किया है, तो उसको आपको यहाँ दिखा देना। नॉन जीएसटी आइटम कोई परचेज किया है तो उसको यहाँ पर आपको दिखा देना, बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आपका आ जाता है टेबल 5.1 में, तो आपको इंटरेस्ट लेट फीस अगर है तो आपको यहाँ ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इस टेबल में आप इंटरेस्ट लेट फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों GSTR 3B क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी है। मैं पूरा टेबल और एक एक कॉलम आपको बता दिया GSTR 3B का। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।